हेलो दोस्तों, अब इनके चक्कर में यहाँ तक आ ही गए हो तो VMOU कोटा के BA सेकेंड ईयर के HD 04 यानी हिंदी साहित्य के इतिहास पर एक मास्टर PDF यानी कि मास्टर क्लास तो लेते ही जाओ। इसमें हम बात करेंगे मॉडल पेपर की। ऐसा मॉडल पेपर जिसमें, ये मैं कहाँ लिख रहा हूँ, ऐसा मॉडल पेपर जिसमें यानी कि 50 से 60 नंबर तक तो आने की संभावना रहती है। ठीक है ना, तो आपको मेरे साथ बने रहना है। ये वीडियो रहने वाला इंटरेस्टिंग। तो इनका साथ तो अब यहीं तक था, पर आपको कहीं नहीं जाना है, आपके लिए रहने वाला इंपॉर्टेंट। ये आपके कहीं काम नहीं आएगी, जिसके पास है उनके उनके तो आएगी, बाकी के नहीं आएगी ना। तो चलो वीडियो को कर दो सब्सक्राइब, करते हैं पहला स्टार्ट। तो पहला सवाल है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किस विद्वान ने कहा? तो उस विद्वान का नाम है पंडित राहुल साकृत्यायन ने कहा। उन्होंने सिद्धों की साधना और सामंतों की वीरता के प्रभाव के कारण यह नामकरण प्रस्तावित किया। दूसरा सवाल है कि राम भक्ति काव्य धारा की दो प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। ठीक है, इस धारा की दो मुख्य विशेषता क्या है? एक तो लोक मंगल भावना और दास्य भाव की भक्ति। इसमें राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित कर आदर्श समाज की स्थापना पर बल दिया गया है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। राम भक्ति काव्य धारा की विशेषताएं बोलेंगे तो आप बोल सकते हो लोक मंगल और दास्य भाव से भक्ति, और मर्यादा पुरुषोत्तम है हमारे वो आई। रीतिबद्ध किन्हीं 3 कवियों के नाम लिखिए। तो देखो रीतिबद्ध काव्य धारा है ना, तो देखो रीतिबद्ध काव्य धारा के 3 कवियों के नाम पूछे तो एक तो हो जाएगा केशव दास, दूसरा हो जाएगा चिंतामणि त्रिपाठी और तीसरा हो जाएगा मतीराम। ये तीनों क्या है? रीतिबद्ध काव्य धारा के 3 प्रमुख कवि हैं। इन कवियों ने संस्कृत काव्य धारा के लक्षणों का अनुसरण करते हुए लक्षण ग्रंथों की रचना की है। ठीक है ना। अब अगला सवाल है कि भारतेंदु द्वारा संपादित 2 पत्रिकाओं के नाम। ठीक है ना, भारतेंदु एक कवि का नाम है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र चंद्रिका नामक 2 महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का संपादन कर हिंदी गद्य को नवीन दिशा प्रदान की। ठीक है, सीधी सी बात है, आपको याद रखनी है दोनों नाम। हिंदी का पहला उपन्यास और उनके लेखक के नाम। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा? देखो, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, जिसका प्रकाशन 1882 में हुआ। इसके लेखक का नाम है लाला श्रीनिवास दास। अब देखो, छायावाद के प्रवर्तक कवि के नाम। प्रवर्तक यानी जिन्होंने स्टार्ट किया। छायावाद के प्रवर्तक के रूप में जयशंकर प्रसाद को स्वीकार किया जाता है। इनकी रचनाओं ने हिंदी कविता के व्यक्तित्वता और प्रकृति के मानवीकरण की नई धारा को धारा प्रभावित की है ना। देखो, इसका मैं आपको PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाकर ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको उसका मास्टर PDF चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे टेलीग्राम के माध्यम से मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगला सवाल है, संस्मरण और रेखा चित्रण का मुख्य अंतर क्या है, बताइए। ठीक है, अब देखो, संस्मरण और रेखा चित्र, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल आते हैं। संस्मरण किसी घटना या व्यक्ति या घटना की स्मृति पर आधारित हो। संस्मरण सीधी सी बात है, स्मृति पर आधारित होता है, जबकि रेखा चित्र शब्दों के माध्यम से किसी चरित्र या दृश्य का सजीव और कलात्मक चित्र प्रस्तुत करने वाली विद्या है। ठीक है, आपको जाना नहीं है, मुझे पता है आप जाने वाले हो, तो एक बार एक काम करते हैं, आपको है ना, इनकी कसम में कहीं नहीं जाना है ना। अब आप कहीं नहीं जाओगे, मुझे पता है। देखो अगला सवाल है, अब देखो हम लघुतरात्मक पर पहुंच गए। आदिकाल की परिस्थितियों का संक्षेप में निरूपण करो। आदिकाल की परिस्थिति यानी कि जो हिंदी में जो सबसे पहला जो कालक्रम था उसको बोलते हैं आदिकाल। ठीक है ना, आदिकाल यानी कि ये 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, उस टाइम का जो टाइम था ना, उसके बारे में बताना है कि इसमें हिंदी ने किस प्रकार हिंदी का अपने मौलिक रूप था, क्या क्या हुए थे, नहीं सारी बातें। देखो, आदिकाल संवत 1050 से 1375 की परिस्थितियां अत्यंत जटिल और संक्रमणकालीन थी। राजनीतिक रूप से यह युग विकेंद्रीकरण था। हर्षवर्धन के साम्राज्य के पतन के बाद भारत में किसी एक सशक्त केंद्रीय सत्ता का अभाव था और छोटे छोटे राजपूत राजा जैसे पृथ्वीराज चौहान, जयचंद आपसी संघर्षों और शौर्य प्रदर्शन के युद्धों में व्यस्त थे।
इसी समय पश्चिम उत्तर सीमा से मुस्लिम आक्रमणकारियों महमूद गजनी और गौरी के हमले ने देश में अस्थिरता पैदा कर दी थी। धार्मिक रूप से यह काल संघर्षों का काल था। बौद्ध धर्म का पतन हो रहा था और वज्रयान जैसी तांत्रिक शाखाओं में बदल चुका था। सिद्धों और नाथों द्वारा पाखंडों का विरोध करते हुए योग और अंत साधना पर बल दिया। जैन धर्म प्रभाव पश्चिमी भारत में प्रखर था। सामाजिक दृष्टि से समाज वर्णभेद, छुआछूत और रूढ़ियों में जकड़ा हुआ था। नारी की स्थिति दयनीय थी और अक्सर युद्धों का कारण और भोग वस्तु मानी जाती थी। ठीक है। साहित्य स्तर पर अपभ्रंश भाषा पुरानी हिंदी का रूप ले रही थी और डिंगल पिंगल शैलियों में वीरता और श्रृंगार का काव्य रचा जा रहा था। ठीक है। आपको इतनी सारी बातें याद नहीं रहेगी तो मैं आपको मेन बातें बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे। सबसे पहली बात क्या है कि आदिकाल कहाँ से कहाँ तक था, तो ये यहाँ से यहाँ तक 1050 से 1375, पहली बात याद हो गई। ठीक है। ये कैसा काल था, तो जटिल काल था। जटिल क्यों था? क्योंकि क्या था, इसमें एक सशक्त केंद्र सत्ता का क्या था, अभाव था। यानी एक कोई सबसे बड़ा एक कोई राजा नहीं था, सब छोटे छोटे राजा थे। सभी क्या थे, छोटे छोटे राजा थे। और छोटे छोटे राजा होंगे तो सबको क्या लगेगा कि वो सबसे बड़ा है, इसलिए आपस में लड़ते रहते थे। इसलिए क्या था, छोटे छोटे राजपूत राजा आपसी संघर्षों में युद्ध में व्यस्त थे, पहली बात हो गई। और अगर आपसी युद्ध में होंगे तो मुस्लिम आक्रमणकारियों क्या कर रहे थे, हमले कर रहे थे। आपको फिर मोहम्मद गौरी या याद रखना रखो, वरना मत रखो भली। ठीक है। अब आगे देखो, धार्मिक रूप से यह काल संघर्षों का काल था। बौद्ध धर्म का पतन हो गया था। ठीक है। सीधे यह बात याद रखनी है, बौद्ध धर्म का पतन हो गया था। ठीक है। सिद्धों और नाथों ने बाह्य पाखंडों का विरोध करते हुए योग और अंत साधना पर बल दिया। सिद्धों और नाथों ने क्या किया, अंत साधना पर बल दिया था। जैन धर्म का प्रभाव पश्चिमी भारत में प्रखर था। जैन धर्म पश्चिम भारत यानी कि राजस्थान और ये ना, यहाँ पर जैन धर्म का थोड़ा प्रभाव आ गया था। सामाजिक दृष्टि से, अब सामाजिक दृष्टि आपको याद रखनी है, वर्णभेद, छुआछूत और रूढ़ियों में जकड़ा हुआ था। यानी कि ये वर्णभेद था, छुआछूत भी थी, रूढ़िवादी पाखंड ऐसे कुछ थे, विचार थे। नारी की स्थिति क्या थी, दयनीय थी। ठीक है ना। ये युद्धों का कारण बनती थी और भोग वस्तु मानी जाती थी, यानी इनको कुछ माना नहीं जाता था। ठीक है। अब देखो, साहित्यिक रूप से क्या हुआ था, अपभ्रंश भाषा पुरानी हिंदी का रूप ले चुकी थी। और डिंगल और पिंगल शैली में वीरता, और डिंगल और पिंगल का मतलब है ये राजस्थानी शैली है ना, वीरता और श्रृंगार का काव्य की रचा जा रहा था। ठीक है ना। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अब ये इंपॉर्टेंट सवाल था तो आपको जरूर से पढ़ के जाना इसको ना। सगुण और निर्गुण काव्य धारा का मुख्य अंतर स्पष्ट करो। ठीक है। तो अब आप ऐसे मेरी काम तो आप करते नहीं हो, तो आपसे एक निवेदन है कि कृपया करके एक सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे 1000 जल्दी से जल्दी हो जाए ना। तो देखो, हम इसको पढ़ते हैं फटाफट। भक्ति काल की दो प्रमुख धाराएं, सगुण और निर्गुण। सगुण और निर्गुण मैं आपको नॉर्मल भाषा में बताऊं तो सगुण जो भगवान को मानता हो, निर्गुण जो भगवान को नहीं मानता हो, वो किसी और शक्ति को मानता हो। ठीक है। पर दोनों ही क्या कर रहे हैं, भक्ति तो दोनों ही कर रहे हैं, एक भगवान की कर रहा है और एक परमात्मा की कर रहा है, ऐसे मान लो। ठीक है ना। सगुण में तो भगवान का एक रूप होगा, मूर्ति पूजा होगी, और निर्गुण में भगवान का कोई रूप नहीं होगा, और मूर्ति पूजा नहीं होगी। ये आपको मेन बात याद रखनी है। इसको पढ़ लेते हैं। भक्तिकाल की दो प्रमुख धाराएं थी, सगुण और निर्गुण, जिसमें वैचारिक और साधना पर गहरा अंतर था। निर्गुण काव्य धारा ईश्वर के निराकार, अजन्मा और सर्वव्यापी रूप में उपासना पर बल देती है। निर्गुण वाले लोग थे, वो क्या बोल रहे थे, वो क्या कहते थे कि निराकार यानी ईश्वर का कोई आकार नहीं है, वो उनका जन्म नहीं हुआ, सभी जगह है, सर्वव्यापी है। ठीक है। और ऐसा उनका रूप मान के उनकी क्या कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। और दूसरी बात, इसमें इसके कवियों में कौन थे, जैसे कबीर, जायसी। ठीक है। और देखो, ने मूर्ति पूजा, अवतारवाद और बाह्य आडंबरों का कड़ा विरोध किया। ठीक है ना। मूर्ति पूजा का ये विरोध करते थे। इसमें ज्ञान और प्रेम को ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम माना जाता है। इसमें ज्ञान और प्रेम को क्या मान रहा है, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग। निर्गुण भक्ति में गुरु के स्थान ईश्वर से भी ऊंचा बताया गया था। निर्गुण भक्ति के लोग क्या करते थे, गुरु के स्थान को
ईश्वर से भी ऊंचा मानते थे। इसके विपरीत अब हम सगुण वालों की बात करेंगे। सगुण काव्य धारा ईश्वर के साकार और अवतार रूप जैसे इसका राम और कृष्ण की भक्ति पर केंद्रित था। सगुण कवियों जैसे सूरदास और तुलसीदास ने अवतारवाद, विग्रह सेवा, लोक मर्यादा को महत्व दिया। इसमें ईश्वर के साथ भक्त का मानवीय संबंध जैसे वात्सल्य यानी कि एक माँ का अपने बेटे के लिए जो प्रेम होता है उसको वात्सल्य बोलते हैं। सख्य यानी कि फ्रेंड, मित्र। दास्य यानी कि गुलाम। माधुर्य यानी कि किसी जिससे प्रेम करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में जो फोटो बताया था ना, उससे हमें माधुर्य भाव आता है, ठीक है ना। स्थापित किया जाता है जहाँ निर्गुण काव्य समाज सुधार और खंडन मंडन की ओर अधिक झुका है, वहीं सगुण काव्य लोक रंजन, लोक मंगल की भावनाओं से ओतप्रोत है। शिल्प की दृष्टि से निर्गुण काव्य में सदुकड़ी और अवधि भाषा का प्रयोग हुआ, जबकि सगुण काव्य में ब्रज और परिष्कृत अवधि अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे निर्गुण भक्ति में जो भाषा कौन सी थी लिखने की, तो सदुकड़ी क्या होती है, इसमें मिक्स होती है हिंदी और डिंगल भाषा का अगर मिक्स कर देना, हिंदी और पिंगल भाषा, तो उसको बोलते हैं संदुकड़ी। इसमें हिंदी भाषा क्या होती है, मिश्रण हिंदी होता है, हिंदी का मिश्रण होता है, ठीक है ना। और इसमें जो सगुण में कौन सी थी, ब्रज। सीधी सी बात है। अब उसमें किसकी भक्ति हो रही है, भगवान की, कृष्ण की। और कृष्ण की यानी कि वहाँ पर कृष्ण कहाँ के थे, ब्रजवासी थे, तो वो भाषा कौन सी हो जाएगी, ब्रज। और अवधि यानी कि ये यूपी साइड वाली लैंग्वेज है, यानी कि राम भगवान के जो भी भक्त थे वो ये भाषा यूज करते थे। ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। भारतेंदु युग की कविताओं में राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाश डालिए। देखो भारतेंदु युग कब था, तो 1850 से 1900 तक हिंदी कविता में पुनर्जागरण का काल था, जिसका मुख्य स्वर राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति है। मध्यकालीन विलासिता से हटकर कवियों ने पहली बार देश की राजनीतिक गुलामी और आर्थिक दुर्दशा को अपनी लेखनी का विषय बनाया, ठीक है। इसमें मेन बात क्या याद रखनी है कि इसमें जो मुख्य केंद्र था ना, वो क्या था, राजनीतिक गुलामी, आर्थिक दुर्दशा, यानी कि जो देश की बात कर रहे थे कि देश कैसा है गुलामी में, ठीक है। देश की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, यानी गरीबी, ठीक है, सामाजिक विषमता, इन सब बातों पर यानी कि लेख लिखे जाने लगे। तो उसको हम क्या बोलते थे, भारतेंदु युग। क्योंकि स्टार्ट किसने किया था, तो भारतेंदु ने स्वयं लिखा, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेशी चली जात अहे अति क्यारी, ठीक है। यह पंक्ति उस युग की आर्थिक सजगता को दर्शाती है, जहां कवि अंग्रेजों के शोषणकारी तंत्र को समझ रहे हैं, ठीक है। इस युग की कविता में देश के अतीत गौरव और वर्तमान के दयनीय स्थितियों का द्वंद्व मिलता है। कविता में जनता के स्वाभिमान को जगाने के लिए निज भाषा और स्वदेशी के प्रति प्रेम का संचार किया जाए, ठीक है। इसमें भारतेंदु का प्रसिद्ध नारा, निज भाषा उन्नत है, सब उन्नति का मूल, भाषाई राष्ट्रों का सूत्रपात है। आपको देखो इतना सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इतना इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इनमें से कुछ बातें याद रहे और आप उसको लिख सको, ठीक है। जितना अगर आप एक पॉइंट पर ज़्यादा पढ़ोगे तो उसमें आप थोड़ी बातें याद रख सकते हैं, अगर आप बहुत ही कम पढ़ोगे तो आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा। उसके साथ ही समाज सुधार की भावना भी राष्ट्रीयता से जुड़ी है। इसमें देखो क्या है, बाल विवाह, छुआछूत, विधवा हुआ जैसी समस्याओं पर प्रहार कर कवियों ने एक सशक्त और संगठित समाज का स्वप्न देखा। यद्यपि इस काल की राष्ट्रीयता में राजभक्ति और देशभक्ति का एक विचित्र मिश्रण मिलता है, किंतु अंग्रेजों की अन्यायपूर्ण नीतियों और तीखी आलोचना ने आगामी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए वैचारिक धरातल तैयार कर दिया था, ठीक है। अब इसको एक बार जो मैंने ये उत्तर बोला लास्ट वाला, उसको एक बार फिर से सुन लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रह जाएगा। अब देखो निबंधात्मक, दीर्घात्मक। इसमें देखो भक्ति काल की दो हिंदी साहित्यों का स्वर्णयुग। देखो
अब अगला सवाल है निबंधात्मक के भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, विस्तार से समझाओ। ठीक है ना, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। देखो भक्ति काल स्टार्ट कहाँ से, पहले तो वो हमको बताना चाहिए। सबसे पहली बात, भक्ति काल कब स्टार्ट हुआ, तो 1375 से 1700 तक अपनी साहित्य गुणता और वैचारिक गहराई और व्यापक सामाजिक प्रभाव के कारण निर्विवाद रूप से स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है ना, यानी इसमें क्या था, एक तो साहित्यिक गुणता थी, यानी कि साहित्य बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया था, वैचारिक विचारों में बहुत गहराई थी, और व्यापक सामाजिक प्रभाव, यानी समाज के हर पहलू पर उसका क्या था, प्रभाव था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्वर्ण युग। अब डॉक्टर ग्रियर्सन ने सबसे पहले इसे यह संज्ञा दी थी। इस युग की महानता के पीछे कई ठोस कारण विद्यमान है। तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने क्या बोला था कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने ही इसे सबसे पहले क्या बोला था, स्वर्ण युग कहा था। प्रथम साहित्यिक श्रेष्ठता और विविधता। इस काल में कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास जैसे महान रचनाकार हुए। रामचरितमानस और जैसा महाकाव्य और सूरसागर जैसा भाव प्रधान काव्य आज भी विश्व साहित्य का अमूल्य धरोहर है। इन कवियों ने केवल कविता ही नहीं रची, बल्कि समाज को जीवन दर्शन प्रदान किया। एक और जहाँ कबीर ने निर्गुण साधना से समाज को पाखंड मुक्त करना चाहा, वहीं तुलसी ने राम के माध्यम से मर्यादाओं का आदर्श स्थापित किया। दूसरी बात क्या है, सामाजिक समरसता और सुधार। भक्ति कवियों ने जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच की बेड़ियों को तोड़कर एक सफल प्रयास किया। रामानंद ने जाति पाति पूछे नहीं काहि का नारा दिया, जिससे भक्ति के द्वार शोषित और वंचितों के लिए खुल गए। ठीक है ना। कबीर और नानक ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, मानवतावाद की नींव रखी। समाज में व्याप्त कुरीतियों और धार्मिक जड़ता ने इन कवियों ने प्रहार ने भारतीय समाज को नई चेतना प्रदान की। तीसरी बात क्या है कि भाषा और शिल्प का विकास। इस काल में ब्रज और अवधी जैसी लोक भाषाएं अपने चरमोत्कृष्ट पर पहुंची। तुलसीदास ने अवधी को शास्त्रीय गरिमा दी, और तो सूर ने ब्रज भाषा को विश्व की मधुरतम भाषाओं में शुमार कर दिया। थोड़ा पढ़ लेना आप ही। ठीक है, मैं अब चौथा पॉइंट पढ़ रहा हूँ। चौथा पॉइंट क्या है, साम्यवादी दृष्टिकोण। भक्तिकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि समन्वय की चेष्टा है। गोस्वामी तुलसीदास ने सगुण निर्गुण, शैव वैष्णव और राजा प्रजा के बीच अद्भुत तालमेल स्थापित किया। सूफी कवियों ने हिंदू लोक कथाओं के माध्यम से भारतीयों और प्राचीन संस्कृतियों का समन्वय किया, जिससे सांस्कृतिक सद्भाव को बल मिला। निष्कर्ष आप एक बार पढ़ लेना, और निष्कर्ष भी लास्ट में, बड़े वाले सवाल में लास्ट में निष्कर्ष लिखोगे तो ज़्यादा आपको अच्छे पॉइंट मिलते हैं। एक अंतिम सवाल हम पढ़ लेते हैं। तो एक बार आप ज़रूर से चेक करना कि इसके अंदर व्यूज़ कितने आए। नॉर्मली मेरे बहुत कम व्यूज़ आते हैं, इस बार मैंने ऐसा थंबनेल यूज़ किया है जिससे देखते हैं व्यूज़ में बढ़ोतरी होती है कि नहीं। और आपको वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो हम लास्ट सवाल स्टार्ट करते हैं। कमेंट जरूर करना, जिससे मेरी थोड़ी रीच मिलती है, थोड़ा बहुत, यानी कि व्यूज़ आ जाते हैं। आप समझ रहे हो ना, देखो समझ रहे हो ना कि नहीं। हिंदी कहानी के उद्भव और विकास की यात्रा का सविस्तार वर्णन करो। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो उससे ऊपर वाला सवाल था वो भी इम्पोर्टेंट है। आदिकाल इम्पोर्टेंट है, आदिकाल की विशेषता है, आदिकाल में क्या क्या नाम दिए, किसने क्या नाम दिया, वो इम्पोर्टेंट है। और हिंदी कहानी का उद्भव, ठीक है, यात्रा वृत्तांत क्या है, रिपोर्टाज क्या है, ये कुछ ऐसे सवाल है जो इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं। ठीक है ना। मैं अगर आपको एक PDF चाहिए जिसमें अंदर सब कुछ लिखा हो, तो मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वहाँ से ले सकते हैं, जहाँ से मैं आपको बताऊँगा। देखो
तो मैंने सभी इकाइयों के नाम, और जैसे ये खंड 4 की इकाई 9 है, उसका मैंने ऐसे नाम लिखा, उसके बारे में थोड़ी ऐसे ब्रीफ में जानकारी, जैसे आधुनिक कालीन साहित्य की पृष्ठभूमि। तो इसके नीचे लिखा गया कि आधुनिक काल का उदय भारतीय समाज में एक नए युग का सूचक था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारत पर पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण कर लिया, जिससे पुरानी सामंती व्यवस्था ढहने लगी। रेल, तार, प्रेस के विकास में भारतीयों को एक सूत्र में पिरोया और राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया। ऐसा मैंने उसके बारे में लिखा है। उसके बाद में इसके नीचे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे एक में पढ़ लेता हूँ कि आधुनिक काल के प्रारंभ के लिए उत्तरदायी किन्हीं दो सुधारवादी आंदोलन के नाम। तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय द्वारा, और आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा ने क्या किया, आधुनिक चेतना का क्या मुख्य आधार बने। ऐसे मैंने सवाल लिखे। ऐसे मैंने सभी इकाइयों के नाम और उनके संक्षिप्त में विवरण और उनके महत्वपूर्ण सवाल लिखे। जैसे इसके अगर ऊपर जाएंगे तो 8वीं प्रश्नावली आ जाएगी, 8वीं यानी इकाई आ जाएगी। जैसे ये देखो, रीतिकाल की कविता और ये सारी बातें ना। तो अगर आपको उसके पूरा PDF चाहिए, मास्टर PDF चाहिए, तो आप है ना, नीचे एक लिंक मिलेगा आपको ना, नीचे एक लिंक मिलेगा, तो आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं ना। तो और है ना, या फिर तो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर देना। टेलीग्राम की लिंक भी इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी आपको। तो अब एक काम करते हैं, वापस वहीं चलते हैं जहाँ से पर छोड़ा था। जाते जाते इनको एक बार हाय बोल दो, से हाय, कमेंट में हाय बोल दो, ठीक है। तो आगे तो देखो, हिंदी कहानी के उद्भव और विकास की यात्रा का सविस्तार वर्णन करो। तो आधुनिक हिंदी कहानी का विकास भारतीय गद्य का इतिहास का एक अत्यंत रोचक और गौरवशाली यात्रा है। यद्यपि प्राचीन काल में पंचतंत्र और हितोपदेश जैसी कथा परंपराएं विद्यमान थी, किंतु आधुनिक कहानी का जन्म 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ, ठीक है ना। इसमें हमको क्या, इस पर देखो, आगे देखो, उद्भव काल 1900 से 1915। हिंदी कहानी की विधिवत प्रारंभ सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के साथ माना जाता है। इसमें हमको बताना क्या है, हिंदी कहानी का इतिहास क्या है, यानी कहानी लिखना कब स्टार्ट किया था, ठीक है ना। कहानी तो स्टार्ट कब हुआ था, तो 1900 से 1915 के बीच। और पहले अगर कोई जहाँ से स्टार्ट मानते हैं वो सरस्वती पत्रिका से मानते हैं। किससे मानते हैं, तो सरस्वती पत्रिका से। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती, मास्टर भगवान दास की प्लेग की चुड़ैल, और रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय, इस प्रारंभिक दौर की महत्वपूर्ण कहानियां हैं। 1915 ईस्वी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कालियजी कहानी, उसने कहा था, एक यानी कि बहुत ही प्यारी सी कहानी है। उसने कहा था, किसकी है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आप भले गुलेरी याद रखें, जिसने शिल्प और संवेदना के स्तर पर हिंदी कहानी को विश्व स्तरीय ऊंचाई प्रदान की। अब देखो आगे है प्रेमचंद्र युग, कहानी का अगला युग। पहले तो प्रारंभिक युग था, उसके बाद में कौन सा युग आता, प्रेमचंद, क्योंकि प्रेमचंद ने बहुत सारी कहानियां लिखी है इसलिए। मुंशी प्रेमचंद का आगमन हिंदी कहानी के इतिहास का युगांतकारी घटना है। उन्होंने कहानी को तिलस्मी अयारी के तिलस्म से निकालकर यथार्थ के जीवन में पर खड़ा कर दिया। यानी कि जो प्रेमचंद जी की कहानी थी ना, वो आम लोगों के जीवन पर आधारित थी। उसमें कोई परियां, कोई राजा महाराजा नहीं थे, आम कोई गरीब आदमी थे, उनकी कोई मजबूरियां थी। जैसे हम सब ने कहानी सुनी है, वो ईदगाह वाली, जिसमें वो दादी के लिए चिमटा लेके आता था। ऐसी यानी कि नॉर्मल जो आम जन के लोग हैं ना, उनके ऊपर कहानी लिखी। इन्होंने लगभग 300 कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों के में संकलित करी। कहानियों का नाम देखो, कफन, पूस की रात, ईदगाह और सद्दती जैसी कहानियों के माध्यम से इन्होंने ग्रामीण जीवन, किसानों के शोषण और दलित चेतना को स्वर दिया। उसी समय जयशंकर प्रसाद ने भाव प्रधान और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाली कहानियां जैसे आकाशदीप पुरस्कार लिखकर इस एक अलग धारा प्रवाहित की।
मनोवैज्ञानिक और प्रगतिवादी दौर। प्रेमचंद्र के बाद जैनेन्द्र अगे और इलाहचंद जोशी ने व्यक्ति के अंतर्मन की गुत्थियों और मनोवैज्ञानिक द्वंद्वों के को केंद्र में रखा। इनके बारे में थोड़ा आप देख लेना। फिर नई कहानी आंदोलन, ये भी आपको नाम याद रख लेना, सबके नाम जरूर याद रखना। प्रारंभिक काल, फिर जो फिर आए, नाम क्या उनका, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। फिर कौन आए तो मनोवैज्ञानिक और प्रगतिवादी दौर। फिर क्या आए तो नई कहानी दौर 1950 से अब तक, ठीक है। तो इनको आप एक बार पढ़ लो। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, 2 बज रही है रात की। तो आज के लिए इतना ही, मैं थक गया हूँ। ओके भाई, सब्सक्राइब कर दो चैनल को।